हेलो, दिस इज संभव कुमार फ्रॉम आदित्य क्लासेज। और हम क्या कर रहे हैं, फिर से स्टार्ट करने वाले हैं जो कि रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर का, फेडरलिज्म का। ठीक है। फेडरलिज्म में पिछले का 2 वीडियो में बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी कराया गया है। इसमें जो जो भी जहाँ जहाँ भी जरूरत होगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी का, डेफिनेटली आप स्टे ट्यून विद द आदित्य क्लासेज, आपका डेफिनेटली कराया जाएगा। आपका बोर्ड आने वाला है, बोर्ड का एग्जाम सीट क्या हो गया है, डेट सीट निकल गया है। और बेटर प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ बने रहिए। ठीक है। अभी देखते हैं हम की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। हम पिछले चैप्टर में थोड़ा बहुत रिकैप ले लेते हैं। हम लोगों ने समझा फेडरलिज्म क्या है भाई, फेडरलिज्म का ज़रूरत क्यों पड़ा। ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो सकता है, जियोग्राफिकल कोई रीजन हो सकता है, कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, डाइवर्सिटी हो सकता है, तो फेडरलिज्म का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए, मतलब किसी को एलियनेशन फील ना हो, मतलब अलग थलग उसको ना किया जाए, मार्जिनलाइज ना किया जाए, उसको एलियन की तरह ट्रीट ना किया जाए। ठीक है। इस लेवल पे जब इंडिया वाले केस में देखें हम फेडरलिज्म का मतलब इंडिया वाले केस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। इंडिया का पर्सपेक्टिव से क्या है उस चीज़ में, इंडिया पर्सपेक्टिव से कुछ प्रिंसिपैलिटीज थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। ब्रिटिश गए तो ब्रिटिश प्रोविंसेस ने क्या किया, इंडिया गवर्नमेंट के हाथ में सौंप दिया। लेकिन जो किंग्स थे उनके क्या हो गया, उनके अथॉरिटी पे थ्रेट आ गया भाई कि अब डेमोक्रेसी आ गया, अब लोग वोट देंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जाओ हम रोने लगेंगे, हम क्या करेंगे, लड़ाई वड़ाई करेंगे। ठीक है। इस चीज़ को सुधारने के लिए उनको ऑप्शन दिया गया। ठीक है। उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का ऑप्शन दिया गया। जैसे कश्मीर वाला केस आपको बताया था मैंने, कश्मीर वाले केस में कश्मीर क्या चाहता था, इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। ठीक है। और उसके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जो टर्म एंड कंडीशन थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है ये आपको अगर पता करना है, फर्स्ट लेक्चर जो है इस वीडियो का वो जाके देखिए, आपको डेफिनेटली 100% समझ में आएगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जो भी टर्म एंड कंडीशन दिए गए थे उसमें क्या क्या था वो आपको उसी से समझ में आ जाएगा कि वहाँ का अपना झंडा अलग था, सेंट्रल गवर्नमेंट था पूरा का पूरा वहाँ पे, मतलब मतलब जिस इशू पे वो रूल नहीं बना सकते थे। ठीक है। मतलब ज़्यादातर इशू पे क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या थे जो अपना रूल का क्या कर सकते थे, नहीं बना सकते थे वहाँ पे। ठीक है। ये समझ में आ गया। और क्या हो गया वहाँ पे भाई, वहाँ पे डिफेंस संभाल सकता था यहाँ का भारत का, क्योंकि डिफेंस वाला प्रॉब्लम था। आप ऐसे देख लीजिए डिफेंस वाला प्रॉब्लम कैसे था। डिफेंस वाला प्रॉब्लम आपको समझना है, अगर डिफेंस वाला प्रॉब्लम समझना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। डिफेंस वाला प्रॉब्लम ये यहाँ पे क्या है भाई, टोटल पाकिस्तान वाला है, और ये थोड़ा बहुत अफगानिस्तान से भी बॉर्डर शेयर होता है हमारा। तो पाकिस्तान वाला जो एरिया है, तो कश्मीर से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था। आपको तो पता ही है, ब्लैक डे बोला जाता है, हिंदू मुस्लिम रॉइट्स भी बोला जाता है, इसको पार्टीशन रॉइट्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पे कश्मीर में आते अटैक करते, तो ये यहाँ पे जो किंग थे कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के ये वाला रीजन के, ये क्या थे, ही इज़ नॉट कैपेबल टू हैंडल दिस सिचुएशन। तो ही रिक्वेस्टेड टू द इंडियन गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ देयर डिफेंसेस। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे ये साइन हुआ। तो उनके डिफेंस का टेक केयर करने के लिए क्या किया गया, आर्मी भेजा गया। इंडियन गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर सकती थी, राजा हरी सिंह थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन की कर दिया कि नहीं भाई, जो कश्मीर है इट बिलोंग टू द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है। लेकिन हमारा अपना भी रूल है। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन वाला कुछ कुछ कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, याद रखिएगा। कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है। वैसे क्लासिकल एग्जाम्पल है, वैसे क्या है, क्लासिकल एग्जाम्पल है किसका, कमिंग टुगेदर फेडरेशन का। वहाँ पे स्टेट का भी अपना प्रोविंसेस हो सकता है। तो लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, अलाबामा का। किसका, अलाबामा। इट इज ए प्रोविंस ऑफ यूएसए, इट इज ए प्रोविंस ऑफ यूएसए, यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रोविंस है। यहाँ पे क्या है, लॉन्गेस्ट रिटर्न रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। ये एग्जाम्पल हो सकता है आपके लिए भाई। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में इस कौन आ गया भाई, देखो यूएसए के जितने भी स्टेट है, सैन फ्रांसिस्को हो गया, कोलंबिया हो गया, वगैरह वगैरह। तो ये क्या करेंगे भाई,
इनका एक अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है भाई, देखो हम तुम्हारे साथ आ रहे हैं खुद के मन से, लेकिन हमारा भाई अपना कॉन्स्टिट्यूशन, तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन हमारा भी अपना अलग एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तुम मेरे ऊपर चढ़ नहीं सकते हो, जो हमको मन करेगा वो करेंगे। इन द केस ऑफ conflict between central government constitution, state government constitution, the final judgment will be given by the सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट यूएसए में, तो लेवल पे नहीं घुसेंगे हम लोग, लेवल पे हमको पढ़ना भी नहीं है, स्कोप से बहुत ज़्यादा बाहर है, बिल्कुल वो आपको काम नहीं आएगा, और उस पोर्शन से मतलब बोर्ड में तो कुछ आने वाला नहीं है, 100% गारंटी है मेरा। ठीक, तो ये वाला टोटल का टोटल सीन था। ठीक, तो ये वाला हो गया आपका पूरा का पूरा, मैंने आपको बताया हुआ था, तो किस चीज़ का जरूरत पड़ा था। तो सारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गए, किसी को डराया धमकाया गया, वार लाइक सिचुएशन भी क्रिएट हुआ, हैदराबाद वाला एरिया वगैरह हो सकता है, एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो क्या हुआ, प्रिंसिपैलिटीज़ थी उसको इंटीग्रेट कराया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, उसको इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और हमने क्या पढ़ा, यूनिटी गवर्नमेंट क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है। फेडरल गवर्नमेंट इट इज ए सिस्टम इन विच पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन और मोर यूनिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जस्ट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट है लोकल लेवल पे भी म्यूनिसपैलिटी जो टाउनशिप एरिया और पॉपुलेशन बेसिस पे होता है ये, और ग्राम पंचायत वाला एरिया ग्रामीण और रूरल क्षेत्र के लिए भी, रूरल रीजन जो है के लिए ग्राम पंचायत बनाएगा। ठीक, ये टोटल का टोटल रेशनैलिटी था, और पूरा का पूरा रिकैप मैंने ले लिया है। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का की फीचर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक चीज़ आपको ध्यान से सुनना है। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। ठीक, देखिए की फीचर्स ऑफ, इसमें क्या क्या देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% मतलब 90% चांस है कि ये पॉलिटी में आएगा ही आएगा। ठीक है, इस लेवल पे पढ़ना है हमको जाके इस चीज़। ठीक है, तो ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिटी जो होता है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस लेवल्स, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस जुडिशरी, ड्यूअल सिटीजनशिप, बैन कैमरलिज्म। ठीक है, कैमरलिज्म क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिटी समझ में आ गया, पॉलिटी एट द सेंटर लेवल और स्टेट लेवल। ठीक है, इट इज गवर्न बाय द आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन विच सेंटर लिस्ट, सेंट्रल में कुछ लिस्ट सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिसपे सेंटर रूल बना सकता है, और स्टेट के लिए कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए जिस पे स्टेट रूल बना सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे यहाँ डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी है। ठीक है, ये की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम भारत से रिलेट करके पढ़ा रहे हैं आपको, क्योंकि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आए, लेकिन ये ओवरऑल सबके लिए सेम ही है। ठीक है, जहाँ पे फेडरेशन होता है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट है, जिसका कि मैप मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जैसे ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना वगैरह हो गया, यूएसए, कनाडा, इंडिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सब जो कंट्रीज है वहाँ पे फेडरलिज्म चलता है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द वेरियस लेवल्स। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर होता है, ठीक है, जैसे स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल और लोकल लेवल। ठीक है, वेरियस लेवल। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं डिस्कस करूंगा, डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। इंडिपेंडेंस जुडिशरी, इसको मैं स्पेशली डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसको सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा मैं, क्योंकि थोड़ा इसको समझने के लिए कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए हम लोग। ठीक, इंडिपेंडेंस जुडिशरी क्यों होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, जो हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ पावर डिवीजन होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ पावर डिवीजन होता है, जो में क्या होता है, एक लेजिस्लेचर होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव होता है, एक जुडिशरी होता है। ठीक है, इसमें भी एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं और एक क्या होते हैं, टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको बेटर तरीके से समझना होगा, इस चीज़ को क्या समझना है, बेटर तरीके से समझना है। हालांकि मैंने पहले क्लास में बताया हुआ था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता देना चाहूँगा आपको। देखो, जो देखो हमारा जो इंडिया है ना, पूरा अच्छे से देख लो इसको, हमारा जो इंडिया है, ठीक है, हमारा जो इंडिया है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट में क्या हुआ है, बटा हुआ है। ठीक है, जैसे पूरा इंडिया है ना, एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, दो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, तीन, चार, पाँच, छः, तरीके से करके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट में बटा हुआ है। ठीक है, वैसे मैं पूरा नहीं बताने जा रहा हूँ इसका। ठीक है, बस ऐसे समझ लीजिए। तो हमारे यहाँ टोटल लोकसभा में पार्लियामेंट जिसको बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट। ठीक है, और उसको लोअर हाउस भी बोला जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट में एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, मतलब एक कोई कैंडिडेट खड़ा होगा। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इसको खड़ा होगा, यहाँ के लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब क्या, पीपल अबव
द एज ऑफ 18 of the age of 18 can vote और चूज देयर कैंडिडेट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक मतलब इसी तरीके से करके 550 कंस्टिट्यूएंट यूनिट है। ठीक है, पहले 552 थे। ठीक, पहले क्या था हमारा 552 क्या थे कंस्टिट्यूएंट यूनिट थे, जिसमें से 2019 में क्या हुआ, ये जो 2 सीट था रिजर्व था किसके लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस। ठीक है, एंग्लो, इसको काट दीजिए, ऐसे समझिए, एंग्लो इंडियंस, हु वेर एंग्लो इंडियंस, हु आर। ठीक है, एंग्लो इंडियंस क्या थे, जैसे मान लो कोई ब्रिटिश आया, ब्रिटिश और कोई इंडियन। ठीक है, ब्रिटिश राज किए और ब्रिटिश का कोई मेन है, मेन, और इंडियन कोई फीमेल है, इन दोनों का क्या हो गया, शादी हो गया, इनसे कोई इनका ऑफिस स्प्रिंग हुआ, ऑफिस स्प्रिंग आया मतलब इनका बच्चा हुआ, प्रोजेनी भी बोलते हैं इसको, या प्रोजेनी आया, प्रोजेनी। ठीक है, प्रोजेनी आया। ठीक, इसके जो प्रोजेनी थे उनको क्या बोला जाता है, एंग्लो इंडियन बोला जाता है, एंग्लो इंडियंस बोला जाता है उनको। ठीक है, या उल्टा भी हो सकता है, इधर फीमेल हो इधर मेल हो, इंडियन मेल हो, इन दोनों का शादी हो गया, इनसे जो बच्चा है उनको क्या बोला जाता है, प्रोजेनी जो है इनको क्या बोला जाता है, एंग्लो इंडियंस बोला जाता है। ठीक है, तो सीट 2019 में हटा दिया गया। अब कितने बचे हैं, 550 सीट। कितने बचे हैं, 550 सीट, जिसमें से 543 अभी प्रेजेंट में क्या है हमारे पास एमपीज हैं, जो कि 543 कंस्टिट्यूएंट से चुन के आते हैं, चूज करके आते हैं। एक कंस्टिट्यूएंट में एक कैंडिडेट खड़ा होगा, उसको एमपी बोलेंगे, उस पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तौर पे सारे लोग वोट करेंगे। जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इसमें होता है, ये क्या होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, ये पढ़ना नहीं है आपको, बस समझना है। इसमें क्या होता है, जो भी बंदा 50% से ज़्यादा वोट लेके आ जाए, ठीक है, वो क्या है, आराम से जीत जाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, आराम से जीत जाएगा, मतलब जो जो ज़्यादा वोट लेके आ जाए सब में, ठीक है, वो आराम से जीत जाएगा, सिंपल सा ऐसा बात समझो। ठीक है, इसमें से एक एक चूज करके आते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट में चूज करके ये बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। ठीक, ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये वाला जो आ जाता है, ये जो पार्लियामेंट में जो सारे के सारे जाते हैं ना, इन्हें क्या बोला जाता है, आपका हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ, हॉरिजॉन्टल लेवल में जो पावर डिवीजन था, ठीक है, कि लेजिस्लेचर था, एग्जीक्यूटिव था, जुडिशरी था हमारा, तो ये सारे क्या थे, लेजिस्लेटिव, मतलब लेजिस्लेटिव मतलब रूल एंड रेगुलेशन को फॉर्मुलेट करना, ठीक है, नए लॉ बनाना। ठीक, तो ये 543 क्या हुए, 543 आपके ये हो गए, क्या बोलते हैं उसको, रिप्रेजेंटेटिव हो गए। ठीक है, कहाँ, पार्लियामेंट में, जिसको लोअर हाउस में, अपर हाउस भी होता है, लेकिन अभी लोअर हाउस के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ आपको। इसमें से, इसी में से, इन 543 में से ही एक पीएम बनेगा, जो कि मेजोरिटी लीडर्स का लीडर होगा, जो कि जिसको लीडर ऑफ पार्लियामेंट भी बोला जाता है। ठीक है, एक पीएम बनेगा और ये पीएम चूज करेगा इन्हीं में से कुछ को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक, ये तो लेजिस्लेशन करेंगे करेंगे, लेकिन ये जो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनको क्या बोला जाता है, टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव। क्या बोला जाता है, इसको एग्जीक्यूशन का काम भी, लेकिन ये टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव में, क्योंकि 5 साल के बाद फिर से इनको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स मतलब जो IAS IPS होते हैं। ठीक है, ये होता है, तो भाई ये लॉ बनाएगा, ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। भाई लॉ बनेगा कैसे, लॉ हमारे कैसे बनेगा, लॉ हम बनेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, लॉ बनेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो इसका भाई तुम कोई लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसमें कितना पैसा लगा, कहाँ पे होगा, कौन करेगा, इसको कौन कराएगा, ये कराएगा, एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट कराएगा। तो भाई इसमें कितना करप्शन हो गया, इसका भी तो जवाबदेही होगा। इन सभी को चेक करता है जुडिशरी कि भाई देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं, लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए फेडरलिज्म में अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ना हो तो फेडरलिज्म क्या होगा, टूट जाएगा, फिर एक दूसरे पर डिस्ट्रस्ट होगा, रिवोल्ट होगा, सिविल वार लाइक सिचुएशन पैदा होगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वहाँ पे रायता फैल जाएगा। ठीक, ऐसे आप लोग को देखना है। ड्यूअल सिटीजनशिप, ठीक, ड्यूअल सिटीजनशिप हम बताएंगे, हमारे यहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन कनाडा में जैसे आप बोल रहे थे कि हर एक कॉन्स्टिट्यूशन
हर एक स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन और वहाँ का अपना एक अलग सिटीजनशिप, लेकिन हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। वी आर इंडियंस, वी आर नॉट बिहारी फ्रॉम यूपी और हरियाणवी पंजाबी, वी आर नॉट, वी आर इंडियंस, ठीक है। बाइकैमरलिज्म क्या होता है, ये आपको ये और ये रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और बाइकैमरलिज्म ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून विद द आदित्य क्लासेस फॉर बेटर conceptual clarity. Thank you so much.